गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में। यस फ्रेंड, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस लेक्चर में नए चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं लोग, और वो चैप्टर है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। यस फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है फ्रेंड। हम लोग पिछले जो प्रीवियस जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे लोग, वो पढ़े थे लोग काइनेमैटिक्स। और फ्रेंड इस चैप्टर में हम लोग खास करके न्यूटन का जो लॉ है और जो फ्रेंड फोर्स है, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो फ्रेंड फोर्स क्या होता है, बेसिक फोर्स इन नेचर में कितने बेसिक फोर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम न्यूटन लॉ का जो न्यूटन साहब का जो लॉ है उस पर हम लॉ पे आएंगे। 3 लॉ है जो कि आप लोग जानते हैं लोग, क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े हैं लोग। तो मैं तीनों लॉ के ऊपर एक एक करके चर्चा करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब फोर्स देखते हैं कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, ये फोर्स क्या होता है। फोर्स जो होता है ना फ्रेंड, ये मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। फोर्स जो है फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और ये वेक्टर भी है, और ये वेक्टर भी है, ठीक है। और फ्रेंड इसका जो एसआई यूनिट जो होता है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं लोग, ठीक है। जिसे हम लोग एन से डोनेट करते हैं लोग, और इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं लोग, न्यूटन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब फोर्स का जो सीजीएस यूनिट में जो इसका यूनिट होता है, सीजीएस में इसको बोलते हैं लोग हम लोग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग सीजीएस में डाइन बोलते हैं लोग, ठीक है। वन डाइन इज इक्वल टू फ्रेंड, 1 डाइन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें हो गई फोर्स के बारे में, ठीक है। लेकिन आखिर हम लोग जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, ठीक है ना फ्रेंड। फोर्स आखिर होता क्या है। तो फोर्स फ्रेंड एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फ्रेंड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फिजिकल स्टेट होता है उससे हम लोग फोर्स के माध्यम से चेंज कर सकते हैं लोग। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे हम लोग फोर्स अप्लाई करके उसे हम लोग रेस्ट में ला सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो फोर्स अप्लाई करके हम लोग उसे मोशन में ला सकते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट का शेप जो होता है, आकार जो होता है, उसको चेंज करना होगा तो फोर्स अप्लाई करके हम लोग उसका शेप चेंज कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यस फ्रेंड, तो फोर्स सिंपल एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे ये मतलब कि हम लोग मोशन, डायरेक्शन, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो नॉर्मली फोर्स यही होता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, फोर्स तो हम लोग जान गए लोग कि फोर्स होता क्या है। और फ्रेंड बेसिक तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम फोर्स का डेफिनेशन भी लिख देते हैं, ताकि हम लोग मैं अभी लिखूंगा तो क्या होगा कि वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लोग, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, ये फोर्स का डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। ये डेफिनेशन में ये मतलब कि छोटे क्लास में फ्रेंड डेफिनेशन पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग अभी स्टैंडर्ड लेवल के फिजिक्स पढ़ रहे हैं लोग, क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं लोग, तो इसमें डेफिनेशन उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी लिखवा दिया हूँ डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन में भी वही बोल रहा है कि फोर्स इज पुश और पुल ऑन बॉडी। फोर्स जो है वो बॉडी को पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, खींच सकता है, धक्का दे सकता है, चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मोशन को चेंज कर सकता है। जैसे कि मैं बताया आप लोगों को, बॉडी में स्पीड ऑफ रिटार्ड, बॉडी अगर रुका हुआ है तो उसे मोशन में ला सकता है, और मोशन में है तो उसे रोक सकता है, ठीक है। और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था। और देखिए यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि फोर्स इज डिफाइंड एज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स फ्रेंड कभी भी डिफाइन किया जाता है तो दो बॉडी के बीच में ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। क्योंकि फोर्स अगर कोई भी एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो उसको आप लोग मोशन में लाना होगा तो कहीं ना कहीं दूसरे बॉडी से फोर्स अप्लाई करिएगा लोग उस पर, तभी वो मोशन में आएगा। तो वही बात बोला गया है कि मिनिमम 2 बॉडीज इंटरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया फ्रेंड फोर्स का कुछ बेसिक चीज़ है, ठीक है।
और देखिए फ्रेंड, फोर्स का जो फार्मूला जो होता है, जो कि मैं आप लोगों को बताया था, वो होता है F इजक्वल टू ए में, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और ये न्यूटन के सेकंड लॉ का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बेहतरीन तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ में बताऊंगा, ठीक है। तब तक फोर्स के बारे में आप लोग इतना सारा चीज़ें जान लीजिए लोग, ठीक है। और फोर्स का फ्रेंड टाइप होता है। आप लोग बोलिए कि सर आखिर नेचर में कितने टाइप का फोर्स होता है। तो फ्रेंड देखिए, फोर्स तो बहुत टाइप के होता है, ठीक है, लेकिन नेचर में बेसिक जो फोर्स होता है ना, बेसिक फोर्स वो बोलते हैं ना कि नेचर में मतलब कि बोलते हैं ना कि बेसिक चीज़ें, जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए बेसिक जो होता है वो अल्फ़ाबेट सीखना जरूरी होता है। उसी प्रकार नेचर में बेसिक जो फोर्स है फ्रेंड, वो 4 प्रकार के होता है, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखवाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करूँ? ओके सर, तो चलिए फ्रेंड हम इसे इरेज कर देते हैं। और जो 4 टाइप का जो फोर्स है मैं उसे लिखवाता हूँ। तो पहला फ्रेंड उसमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा आता है न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। बेसिक फोर्स इन नेचर, बेसिक फोर्स इन नेचर। तो पहला है फ्रेंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। दूसरा है फ्रेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और तीसरा है फ्रेंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है फ्रेंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये बेसिक जो होता है ना, ये 4 टाइप का ही फोर्स होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये फोर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ये फ्रेंड ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ठीक है, लॉन्ग रेंज। देखिए फ्रेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये तो आप लोग जानते हैं लोग, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं लोग। हालांकि ये डिफिनेशन सही नहीं रहेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि 2 प्लानेट हो गया, ठीक है, मून हो गया और हमारा अर्थ हो गया। तो ये दो प्लानेट जो हो गया, ये दोनों मैसिव प्लानेट हो गया, और ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो फोर्स अप्लाई होता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं लोग। या फिर हमारा ये एक मार्कर हो गया, अगर हम लोग इसे ऊपर की तरफ में थ्रो करेंगे लोग, तो ऊपर थ्रो करने के लिए तो फोर्स अप्लाई किए लोग, लेकिन ये नीचे ऑटोमेटिक आ रहा है, और वो ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, उसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं लोग फ्रेंड, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर भी ऑब्जेक्ट होगा ना, तो उसके बीच में ये फोर्स काम करेगा। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के लिए हमारा ये अर्थ हो गया, अर्थ प्लैनेट हो गया, और मून हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कितना डिस्टेंस है? 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में। तो ये बहुत लाखों किलोमीटर डिस्टेंस में ये काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए लॉन्ग रेंज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसे भी हम लोग लॉन्ग रेंज फोर्स बोलते हैं लोग, ठीक है, इसे भी हम लोग लॉन्ग रेंज फोर्स बोलते हैं लोग। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना फ्रेंड, ये आप लोग बेहतरीन तरीके से 12th क्लास में पढ़िएगा लोग, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 चार्ज जो होता है ना, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, जैसे कि हमारा ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं लोग। चार्ज पार्टिकल मतलब कि इसमें चार्ज होना जरूरी है, ठीक है। या फिर इस प्रकार से बोल लीजिए लोग। हालांकि इसके बारे में चर्चा करना अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि क्लास 12th में बेहतरीन तरीके से
इस टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इतना जरूर जानिए लोग कि बेसिक फोर्स इन नेचर जो होता है उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और न्यूक्लियर फोर्स देखिए फ्रेंड, ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, ये आप लोग क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े होंगे लोग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फ्रेंड क्या होता है ना कि एटम में न्यूक्लियस में दो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में, दो सब पार्टिकल जो होता है, ये दोनों पार्टिकल के बीच में ना ये न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। और ये न्यूक्लियर फोर्स होता है ना फ्रेंड, ये दोनों फोर्स के कंपेयर में, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन इसका बात ये है ना कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। शॉर्ट रेंज बोले तो मतलब कि ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे काम करने वाला फोर्स है। सोचिए लोग फ्रेंड कि एक एटम कितना छोटा होता है, ठीक है, और उसके अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, और उसके अंदर जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और उन दोनों के बीच में ये न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। हालांकि ये होता बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये शॉर्ट फोर्स है, ठीक है। ये शॉर्ट बहुत ही कम डिस्टेंस पे ये अप्लाई होता है। तो इसमें भी दो पार्ट हम लोग बांट लेते हैं लोग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, ये आप लोग क्लास 12th में जब जाइएगा तो मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पढ़िएगा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स को अप्लाई करके हम लोग बीटा डीके कराते हैं लोग। एक बीटा रे का नाम सुने होंगे लोग, आप लोग बीटा रे का नाम सुने होंगे लोग। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई करके ही ये बीटा रे जो होता है हम लोग निकलवाते हैं लोग। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, एलिमेंट में ये सब का यूज होता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये बेसिक फोर्स इन नेचर जो हो गया, ये 4 टाइप का होता है, और ये सारा चीज़ों के बारे में आप लोग जान गए लोग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब इसे राइट डाउन करिए लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में चलते हैं लोग, क्योंकि फोर्स जो होता है ये आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से फोर्स के बारे में आप लोग जान गए लोग, ठीक है, बेसिक नेचर में। और जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे लोग, फोर्स के बारे में और अधिक फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे लोग और पढ़ते जाएंगे लोग, ठीक है। ओके फ्रेंड, और बेसिक डेफिनेशन भी आप लोग फोर्स के बारे में जान गए लोग। तो चलिए हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के न्यूटन्स लॉज, ठीक है। तो न्यूटन साहब का 3 लॉ होता है, ठीक है, 3 लॉ होता है। देयर आर गिवन बाय 3 लॉ ऑफ न्यूटन्स, ठीक है। देयर आर गिवन by 3 लॉज ठीक है। ये 3 जो लॉ है ये न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो चलिए लोग हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं लोग। पहला जो फ्रेंड है ना, वो फर्स्ट लॉ जो है फ्रेंड, उसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं लोग, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और सेकंड लॉ जो होता है और थर्ड लॉ जो होता है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं लोग। तो चलिए हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में जानते हैं लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट मतलब न्यूटन साहब का लॉ सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब न्यूटन साहब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और वो जो लॉ दिए होंगे ये फिजिक्स का मतलब बहुत ही फेमस लॉ होता है उनका, 3 जो लॉ होता है। लेकिन फ्रेंड मैं सच बता रहा हूँ कि न्यूटन साहब जो 3 लॉ जो दिए हैं ये इतना सिंपल है ना फ्रेंड, इतना सिंपल है ना कि आप लोग बोलिएगा कि अगर हम लोग न्यूटन साहब के समय में पैदा लिए होते तो ये लॉ जो है ये आप ही लोग बना देते, अगर आप लोग ऐसा सोचिएगा। लेकिन चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं, क्योंकि एक कहावत है, कहा जाता है कि कोई भी जो डिस्कवरी होता है, कोई भी रिसर्च होता है, वो रिसर्च हो जाने के बाद में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन जब तक वो नहीं हुआ रहता है तब तक वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए, दुनिया के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड, न्यूटन साहब फर्स्ट लॉ में ना एक बात बोले हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
तब तक तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम लोग उसको उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। यस फ्रेंड, मतलब कि क्लियर सी बात है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, तो वह उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक हम लोग उस स्टेट को चेंज ना करें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक कार है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा लोग, ये कार है, ठीक है, ठीक है, एक कार है हमारा, ठीक है, और ये क्या है, ये रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में है, ठीक है, ओके, ये रेस्ट में है, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो न्यूटन साहब के अनुसार ये कार तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम लोग इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, और देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि हमारा एक यहाँ पे एक और हमारा एक कार है, ठीक है, और ये कार जो है ये मोशन कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये कार जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड ये कार तब तक मूव करेगा, मतलब ये कार मूव ही करेगा, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा कर रुका जाए इसे, तो ये कार मूव ही करेगा ऑलवेज, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। तो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ के हिसाब से यही चीज़ें हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि वो अपना स्टेट को अपने स्टेट में ही रहना चाहता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर इस प्रकार से खड़ा हूँ, तो अगर मुझ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो मैं इसी प्रकार से खड़ा रहूँगा। ठीक है, अगर हालांकि मुझे लिविंग थिंग्स नहीं समझना है, क्योंकि फिजिक्स के लैंग्वेज में सारी चीज़ें जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पार्टिकल होता है, बॉडी होता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने ही स्टेट में रहना चाहता है। ठीक है, वो अपने ही स्टेट में स्टेबल रहना चाहता है। ठीक है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो उसे ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इनर्शिया जो है फ्रेंड, इनर्शिया का मतलब कुछ खास नहीं होता है। इनर्शिया का मतलब एक आप लोग मास समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये बोल सकते हैं लोग कि कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का अपने स्टेट में रहने का जो प्रोबेबिलिटी जो होगा, जो क्षमता जो होगा, वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा ये कार है। ठीक है, ये कार जो है हमारा ये BMW का हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये BMW का कार है तो ये ज़्यादा वजन होगा इसमें, और ये कार जो है हमारा ये हो गया, इसको क्या बोल लेते हैं लोग, ये कोई इसे मर्सिडीज का कार बोल लेते हैं लोग। ठीक है, ये मर्सिडीज का कार हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा वेट होगा और इसका कम वेट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा वेट का कार है। ठीक है, इसका मास जो है ये 500 kg है। ठीक है, 500 kg है। ठीक है, और इसका मास जो है वो 300 kg है। ठीक है, तो आप लोगों से बोला जाएगा कि ये दोनों का इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि जिसका जितना ज़्यादा मास होगा ना उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का अपने स्टेट में रहने का जो क्षमता होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट 300 kg का है और ये ऑब्जेक्ट 500 kg का है, तो ये ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट जो हुआ, ये कार जो हुआ, ये कार जो होगा मूव अगर कर रहा होगा, तो इसको मूव अवस्था से रेस्ट अवस्था में लाने के लिए, इसका स्टेट चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका मास कम है तो ये रेस्ट में है, तो इसको मोशन में लाने के लिए, मतलब कि स्टेट चेंज करने के लिए उतना ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हमारा बड़ा चट्टान है। ठीक है, वो बहुत बड़ा चट्टान है और वो रोल करते हुए आप लोगों के तरफ आ रहा है। अगर वो धीरे धीरे भी आएगा ना तो आप लोग डर जाइएगा। क्यों डर जाइएगा? क्योंकि उसका स्पीड कम है लेकिन मास ज़्यादा है, और मास ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी प्रकार से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो धीरे धीरे आ रहा है, तो आप लोग उससे डरिएगा नहीं। क्यों नहीं डरिएगा? क्योंकि उसको रोकने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ हम लोग सफलतापूर्वक समझ लिए लोग, और इसका डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके सर।
और उसके बाद में हम लोग चलते हैं लोग न्यूटन के सेकंड लॉ के तरफ, ठीक है। ओके सर, तो ये हो गया फ्रेंड न्यूटन का फर्स्ट लॉ और डेफिनेशन। वही बातें लिखा गया है जो कि मैं बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एवरीबॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट, ठीक है। वही बात लिखा गया है कि सभी जो ऑब्जेक्ट होता है, सभी जो पार्टिकल होता है, सभी जो बॉडी होता है, वो अपना स्टेट में ही रहना पसंद करता है। जैसे कि वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो उसी अवस्था में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, ठीक है, टू चेंज दैट स्टेट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, अब आप लोग ये इनर्शिया क्या होता है फ्रेंड। इनर्शिया जो होता है ना, जैसे कि मैं बोला था कि इनर्शिया जो होता है, कोई ज़्यादा ऑब्जेक्ट ज़्यादा मासिव होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मैसिव होगा, ठीक है, उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया था। और इनर्शिया का ना फ्रेंड 3 टाइप में यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। इनर्शिया को यहाँ पे 3 पार्ट में डिफाइन किया जाता है, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, ठीक है। हालांकि कुछ लोग इसे 2 पार्ट में डिफाइन करते हैं, और ये क्लास 9th में आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं, ठीक है। मोशन, मोशन इनर्शिया, ठीक है, और एक होता है रेस्ट इनर्शिया, और एक होता है डायरेक्शन इनर्शिया, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, मोशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और यहाँ पे है ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये मोशन ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, इसका एग्जाम्पल से आप लोग समझिए लो कि कोई भी आप लोग कभी कभी क्या होता है कि बस में, हाँ कभी कभी नहीं, हमेशा ही आप लोग ये चीज़ें ध्यान दिए होंगे लोग कि कभी कभी आप लोग बस में ट्रेवल करते हैं लोग, ठीक है। और ट्रेवल करते हैं लोग तो क्या होता है कि बस जो होता है, एक बाइक ब्रेक लगाता है। तो एक बाइक जब ब्रेक लगाता है तो आप लोग क्या होता है कि आप लोग क्या होते हैं कि आप लोग धक्का लगता है आप लोगों को, ठीक है। तो वो जो धक्का लगता है ना, वो मोशन इनर्शिया की वजह से लगता है, ठीक है। जो मोशन इनर्शिया की वजह से लगता है, ठीक है। और एक होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया। फ्रेंड देखिए, कई बार क्या होता है कि आप लोग जो पेड़ जो होता है, आम का पेड़ जो होता है, उस पे आम जो होता है पका रहता है, ठीक है। हालांकि अभी जो सीज़न है वो आम का ही सीज़न है, ठीक है। तो आप लोग अपने बगीचा में या कहीं आसपास में देखते होंगे लोग कि जब आम पका रहता है तो पेड़ को ऐसे हिलाया जाता है, ठीक है। हालांकि अब हिलाया नहीं जाता है, अब तो बहुत सारा टेक्निक आ गया है आम तोड़ने के लिए, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता है या फिर आज भी हिलाया जाता है, ठीक है, आम को। तो क्या होता है कि आम जो होता है ना, वो रेस्ट में होता है, ठीक है। और पेड़ जो होता है एकदम से हिलाया जाता है, यानी कि मोशन में आ जाता है। तो आम जो होता है वो रेस्ट ऑफ मोशन इनर्शिया की वजह से वो आम जो होता है वो गिर जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। और डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है फ्रेंड, इसे समझिए लोग। कई बार क्या होता है कि आप लोग कभी बाइक से यू टर्न लेते होंगे लोग, ठीक है, या फिर सर्कुलर रोड पर आप लोग मुड़ते होंगे लोग, तो ज़्यादा तेज मुड़िएगा लोग तो क्या होता है कि बाइक जो होता है वो गिर जाता है, ठीक है, डायरेक्शन के वजह से, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। तो उसे हम लोग डायरेक्शन इनर्शिया वहाँ पे बोलते हैं लोग, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आप लोग ऑटो में बैठे होंगे लोग या फिर कहीं आसपास में देखे होंगे लोग कि ऑटो वाला जो होता है वो ज़्यादा तेज़ मूव करा के मोड़ते हैं लोग, डायरेक्शन चेंज करते हैं लोग,
डायरेक्शन चेंज करना क्या मतलब कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है, एकदम से। तो उस स्थिति में भी जो उसमें बैठा हुआ जो पैसेंजर होते हैं वो लोग गिर जाते हैं लोग, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए ये जो है ये हम लोग का हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझे लोग। अब हम लोग न्यूटन अब मैं न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ चलता हूँ, ठीक है। वो भी मैं बहुत ही आसान तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए तब तक इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड ये न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग डेफिनेशन मैं लिख दिया हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा लोग। डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड द चेंज इन मोमेंटम टू टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड ये डायरेक्शन के 1 सेकेंड फ्रेंड। फ्रेंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग, समझते हैं लोग क्या लिखा है। देखिए फ्रेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स ये है, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये P जो है फ्रेंड क्या होता है, ये आप लोग समझिएगा लोग। ये P जो होता है ना फ्रेंड, ये होता है मोमेंटम, और P बराबर क्या होता है फ्रेंड, P बराबर होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी। ये होता है वेलोसिटी और ये होता है मास, ठीक है। तो ये मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है ना फ्रेंड, वही होता है फोर्स, ठीक है। और क्या लिखा है फ्रेंड, अप्लाइड बोल रहा है कि प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए लोग थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के और थ्रू समझते हैं लोग। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड हमारा ये कार हो गया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिए लोग, हमारा एक ये कार हो गया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, हमारा एक ये कार हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई किए लो, ठीक है, इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई किए लो, ठीक है। तो ये इसका मोमेंटम में चेंज ही ना होगा फ्रेंड, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसका मोमेंटम जो होता है एम भी इसका मोमेंटम हो गया, ठीक है, ये एम ई हो गया, ठीक है। और ये मूव करके कुछ दूर तक ये कार जो है ये इस डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया एम भी, ठीक है। तो यही फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स जो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, ये लगा T1 और यहाँ लगा T2, ठीक है, तो T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये फ्रेंड फोर्स जो लगा ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड ये फोर्स जो लगा, यहाँ पे मैं चाका बना दूँ क्योंकि चाका नहीं बनाया हूँ मैं कार का, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा ना, ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये नहीं कि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अ चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्रेंड, ओके। तो देखिए सिंपल सी बात है कि मतलब कि हम लोग ये हमारा मार्कर हो गया, ठीक है, मैं इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। तो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी रेस्ट होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। फोर्स लगाने से वेलोसिटी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स में एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब ये हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ। लेकिन आप लोग बोलिए कि सर न्यूटन का तो सेकंड लॉ सर आप बताते हैं F इक्वल टू ए में होता है, हम लोग तो सर क्लास 9th में इस प्रकार से पढ़े थे लोग, आप बता रहे हैं सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बता रहे हैं सर, तो क्या क्या मतलब सर ये क्या मतलब हो गया सर, क्या हम लोग 9th क्लास में गलत पढ़े थे लोग? नहीं फ्रेंड्स, आप लोग 9th क्लास में सही पढ़े थे लोग। तो मैं यहाँ पर तो हम लोग थोड़ा सा
बेहतरीन तरीके से ना जानेंगे लोग क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए लोग अब हम आते हैं इस फार्मूला पे, ठीक है, कि ये फार्मूला जो होता है ना फ्रेंड, ये इसी फार्मूला से ये फार्मूला आता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो चलिए लोग हम उस फार्मूला को बनाते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके फ्रेंड्स, तो मान लीजिए लो फ्रेंड कि हमारा जो हो गया ये फोर्स जो हो गया हमारा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, डेल्टा पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, डेल्टा पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, एम भी लिख सकते हैं लोग क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं लोग। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, एम जो होता है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी जो दिया रहेगा उसका, मान लीजिए कि हमारा ये मार्कर हो गया, तो मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा और इस मार्कर को इस जगह से इस जगह पे पहुंचा दूंगा, तो क्या इसका मास थोड़ी चेंज होगा, इसका केवल वेलोसिटी ना चेंज होगा। ओके सर, तो मास जो होगा यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मास को हम लोग बाहर निकाल लेंगे लोग, और वेलोसिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे लोग। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से मास इंटू, तो इसका फ्रेंड, इसका मतलब मैं आप लोगों को बताया था dv/dt का, इसका मतलब ये होता है, बताया था कि नहीं काइनेमेटिक्स में? जी सर। तो इसी का मतलब जो होता है ना फ्रेंड, ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कि नहीं, एफ इज इक्वल टू ए में। लेकिन एक सेकंड फ्रेंड, ये जो फोर्स आया ना, ये नेट फोर्स आया, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स आया फ्रेंड, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए लोग कि नेट फोर्स क्या होता है, आप अब आप लोग बोलिए कि सर नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स थोड़ा हम लोगों को बताइए सर, नेट फोर्स क्या होता है सर। ये तो आप मंगा दीजिए सर, एफ इज इक्वल टू ए में। नेट फोर्स बताइए सर, नेट फोर्स क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये एम मास का एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये m1 मास का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस पर क्या हो रहा है कि इस पर इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, नीचे से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर ये चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है ना फ्रेंड, ठीक है। ओके सर। तो फ्रेंड देखिए, इतना तो बात क्लियर है कि ऊपर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो नीचे ही रहेगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ में मूव नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो है ये ग्राउंड है, ठीक है। ओके सर। तो ये फ्रेंड, ये फोर्स मूव कहाँ करेगा, ये ऊपर, ये तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि मान लीजिए कि नीचे ग्राउंड पर है, ठीक है। ये मार्कर हमारे ये जो हो गया ग्राउंड हो गया, और इस पर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये नीचे ग्राउंड को तोड़ कर नीचे नहीं ना जाएगा, तो ये नीचे की तरफ में मूव नहीं करेगा। और फ्रेंड इधर 5 न्यूटन का फोर्स है और इधर 50 न्यूटन का फोर्स है, तो फोर्स तो फ्रेंड वेक्टर क्वांटिटी है, ये जस्ट अपोजिट लग रहा है, मतलब कि हम लोग इसे माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 50 न्यूटन में से 5 न्यूटन माइनस करेंगे तो क्या होगा, इधर हम लोग का 10 न्यूटन मिलेगा। यानी कि इस पर का जो नेट फोर्स हुआ, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और जो जिधर वेलोसिटी कर रहा है, जिधर नेट फोर्स लग रहा है, तो इसी को फ्रेंड हम लोग नेट फोर्स बोलेंगे लोग, 10 न्यूटन को ही नेट फोर्स बोलेंगे लोग यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब कि क्लियर सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर बहुत सारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और बहुत सारा फोर्स को काट कर कैंसिल करके जो फोर्स लास्ट में बचता है उसे ही हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं लोग, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से न्यूटन का सेकंड लॉ समझ में आ गया होगा, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ में वो मैं आप लोगों को एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। न्यूटन साहब सेकंड लॉ में क्या बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई किए लोग, ठीक है, तो इसका मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है, मोमेंटम में चेंज होगा, और ये चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लोग इस डायरेक्शन में और ये मोमेंटम चेंज होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस प्रकार से नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए लोग फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग। अब फ्रेंड हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के तरफ में, ठीक है, जो कि बहुत ही पॉपुलर लॉ है, बहुत ही आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास 9th में भी पढ़े होंगे लोग, और हम यहाँ पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर।
तो चलिए फ्रेंड, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ यानी कि आखिरी लॉ है, ठीक है, और इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आप लोग को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखा है कि ये छोड़िए, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि न्यूटन सेकंड लॉ आखिर बोलता क्या है, ठीक है, ठीक है। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, और न्यूटन साहब जो थे वो सेकंड लॉ में बस सिंपल सा बात बोले थे कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वो उतना ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। मतलब कि मैं थोड़ा सा, हम लोग और थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं कि वो कहते हैं ना कि जैसे कि मान लीजिए कि दो दोस्त है लोग, ठीक है, अमन और रमन, ठीक है। अमन बोला कि अगर तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें भी एक थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। अमन बोला रमन से कि मैं अगर तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं भी तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा, ठीक है ना। तो रमन क्या किया, एक्शन किया, ठीक है, और अमन क्या किया, रिएक्शन किया। मतलब बोला जाता है ना कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अगर तुम हमको इतना एक्शन करोगे तो मैं तुम्हें रिएक्शन दूंगा, ठीक है। अगर मैं उस पर एक्शन करूंगा तो वो मुझे रिएक्शन देगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक्शन का मतलब ये समझिए लोग कि मान लीजिए लोग कि हमारा ये हमारा मार्कर हो गया, ठीक है, और मैं मार्कर से इस बोर्ड पे एक्शन कर रहा हूँ, या ठक टिक टिक, तो मैं जितना फोर्स अप्लाई इस पे कर रहा हूँ ना, यह भी उतना ही फोर्स हमारे मार्कर पे अप्लाई कर रहा है, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। और देखिए, तो मतलब क्लियर सी बात है कि आप जिस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करिएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, कि आप जिस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करिएगा वो भी ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग कि इट स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया है, आप लोग समझिएगा लोग, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स इन टू डिफरेंट बॉडीज। जैसे कि मैं बताया था कि कोई भी एक बॉडीज पर तो आप एक्शन रिएक्शन थोड़ी कर सकते हैं, दो बॉडीज की जरूरत पड़ेगा, दो आदमियों की जरूरत पड़ेगा लड़ाई करने के लिए, ठीक है। अपने आप से खुद से लड़ाई कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से एक्शन और रिएक्शन पेयर की ज़रूरत होगा, दो बॉडीज की ज़रूरत होगा एक्शन रिएक्शन के लिए, ठीक है, ताकि एक बॉडी एक्शन करे तो दूसरा रिएक्शन करे। अब देखिए दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। और मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स होगा ना, जैसे कि मैं बताया था कि मैं इस बोर्ड पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो यह भी फोर्स बोर्ड भी मार्कर पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब क्या लिखा है कि फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर देयर इज नो नीड टू कॉन्टेक्ट। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये एक्शन रिएक्शन जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये कॉन्टेक्ट किया जाए, इस प्रकार कनेक्ट हो, ठीक है। ये हो सकता है कि ये कनेक्ट ना भी हो और एक्शन रिएक्शन हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप लोग चुंबक के केस में देख सकते हैं लोग, चुंबक क्या होता है कि कनेक्ट नहीं हो पाता है, फिर भी वो एक दूसरे से एक्शन रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो बस न्यूटन थर्ड लॉ यही होता है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं लोग न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है। फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ पेयर डायग्राम बना के समझ लेते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए लोग फ्रेंड कि यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, स्टोन है, ठीक है, और एक यहाँ पे लड़का है, ठीक है। यहाँ पे एक ये लड़का है, ठीक है, और इस स्टोन को ये धक्का दे रहा है, ठीक है, ये स्टोन को धक्का दे रहा है, ठीक है। हालांकि इसका मुंडी छोटा हो गया है, या दिस इज आप ही लोगों में से कोई यहाँ पे एक है, ठीक है ना। और इस स्टोन को धक्का दे रहा है। मान लीजिए कि ये लड़का जो है ये स्टोन पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है,
5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये स्टोन भी बदले में इस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन जस्ट ये लड़का मान लीजिए कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो ये स्टोन भी अप्लाई किया लेकिन जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही सिंपल सी बात है। और जैसे कि मान लीजिए लो कि हमारा एक कार हो गया, ठीक है, कार हो गया, ठीक है, ओके फ्रेंड, और एक ये चट्टान में जाकर टकरा गया, ठीक है, ये चट्टान में जाकर इस प्रकार से टकरा गया। तो टकरा गया तो ये कार जो है मान लेते हैं लोग कि चट्टान पे जो होगा, ये कार जो होगा वो 700 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो इसके बदले में ये चट्टान भी ना इस कार पे 700 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, ठीक है ना। तो यही होता है फ्रेंड। और हाँ एक बात और कि ये दोनों जो ये एक्शन देखिए, ये लड़का जो कर रहा है ये एक्शन कर रहा है, ठीक है, एक्शन, और ये चट्टान जो है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन, ठीक है। और ये कार जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्शन, और ये इस क्या कर रहा है, रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड, ये एक्शन रिएक्शन ये कोई मायने नहीं रखता है कि कौन एक्शन कर रहा है कौन रिएक्शन कर रहा है, लेकिन आप लोगों को मान लीजिए कि आप लोगों को मालूम नहीं है कि कौन मूव करके एक्शन कर रहा है, तो ये दोनों में से ना, ये दोनों पेयर जो है, दोनों बॉडी है, ठीक है, ये दोनों बॉडी में से कोई एक किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं। अगर ये एक्शन कर रहा है तो ये रिएक्शन कर रहा है, यदि ये रिएक्शन कर रहा है तो ये एक्शन कर रहा है। और ये दोनों जो काम हो रहा है एक्शन रिएक्शन का, ये कम से कम 2 बॉडीज़ के बीच में हो रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के बीच में हो सकता है, लेकिन ये कम से कम ये 2 बॉडी के बीच में हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जब 2 बॉडी से ज़्यादा पार्टिकल के बीच में जब ये होगा तो उसे हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलेंगे लोग, ठीक है, ओके। तो चलिए लोग, उम्मीद है कि आप लोग ये बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं लोग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब आप लोग ये न्यूटन का ये सारी चीज़ें समझ गए हैं लोग, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं फ्रेंड इस चैप्टर में और जो फोर्स जो होता है, जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को फोर्स जो होता है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, ये फोर्स क्या होता है और इसका, क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे लोग तो ये फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर किस प्रकार से काम करता है वो भी हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए लोग उस फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं लोग और एक एक करके डिस्कस करते हैं लोग, ठीक है। तब तक इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके सर। तो चलिए लोग फ्रेंड, हम लोग एक एक करके फोर्स के बारे में देखते हैं लोग, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जो फोर्स का ज़रूरत होता है वो फोर्स मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। पहला फोर्स है हम लोग का नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। दूसरा फोर्स है हम लोग का टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। और तीसरा फोर्स जो है फ्रेंड वो है हम लोगों का स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और चौथा फोर्स है फ्रेंड हम लोग का क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और पांचवा क्या है फ्रेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये सब फोर्स के बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये फोर्स किस प्रकार से ये फोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए लोग कि ये जो नॉर्मल फोर्स जो है, चलिए लोग ये नॉर्मल फोर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं लोग, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है ना कि अगर ये मान लीजिए लोग कि हम ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए कि ये m मास का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा,
ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फ्रेंड मास मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास जो है m दिया है, ठीक है। और देखिए ग्रेविटेशनल में तो एक्सेलरेशन जो होता है g होता है, इसका मतलब कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे mg से डोनेट करेंगे लोग, ठीक है, ठीक है। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फ्रेंड क्लास 9th में आप लोग फॉर्मूला इस प्रकार से पढ़ेंगे लोग, m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना फ्रेंड कि यहाँ पे a का जो वैल्यू होता है, एक मिनट, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक 1 सेकेंड, मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है ना ये पृथ्वी पर रखा गया है, ठीक है, ये अर्थ पर रखा गया है, ठीक है, ये हमारा अर्थ पे रखा गया है, ठीक है, अर्थ पे रखा गया है, ठीक है। तो अर्थ का मास जो होगा, इस बॉडी का मास जो होगा वो m होगा और इसका मास जो होगा वो कैपिटल M होगा, ठीक है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं लोग, m1 और m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये r स्क्वायर, r मतलब क्यों, ये पृथ्वी का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है r होता है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो फार्मूला होता है ना, F इक्वल टू ए का जो फार्मूला होता है, यानी कि जो g का जो फार्मूला होता है वो होता है g इंटू मास ऑफ पृथ्वी डिवाइडेड बाई मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लोग g बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों का यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mg, ठीक है। समझ में आ गया ना फ्रेंड, किस प्रकार से ये mg है, ठीक है। तो देखिए आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का जब भी बात आएगा तो आप लोग सीधे याद रखिएगा लोग F इक्वल टू mg, ठीक है, और वेयर g इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को केवल याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mg, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए लोग मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। राइट डाउन करिए लोग फटाफट से। चलिए हो गया, इरेज करो। ओके सर। तो चलिए फ्रेंड, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, अब आप लोग समझ गए लोग, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स पे आते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड, 1 सेकेंड, मान लीजिए फ्रेंड कि हमारा एक जो है ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, m1 मास का, ठीक है, और ये रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि नीचे ग्रेविटेशनल लगेगा इस पे m1g, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, नॉर्मल फोर्स जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल टू, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही इसके इक्वल टू जस्ट अपोजिट साइड में नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यदि एक्शन फोर्स हो गया तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे एक शर्त है, यदि ये सरफेस और ये ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होगा तभी ये नॉर्मल फोर्स लगेगा, यदि कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि इस केस में समझिए लोग, ये ऑब्जेक्ट जो है ये हवा में लटका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर mg तो लगेगा, लेकिन नॉर्मल नहीं लगेगा, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नॉट एक्ट, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है सरफेस का, ठीक है। हालांकि आप लोग बोलिए कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो सरफेस से लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कांटेक्ट का जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि फोर्स को भी दो टाइप में डिफाइन किया जाता है, कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो सरफेस, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होगा तो उस समय जो फोर्स लगता है वो सारे कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। जैसे कि कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, और नॉर्मल फोर्स आ जाता है, और स्प्रिंग फोर्स आ जाता है, टेंशन फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को समझ में आ गया फ्रेंड। यहाँ पे देखिए लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया, नॉर्मल फोर्स समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है फ्रेंड
अब आता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स को अब समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके सर, तो फ्रेंड नॉर्मल फोर्स आप लोगों को समझ में आ गया कि जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होगा तो उसमें नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, ठीक है ना। ओके सर, और जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए लोग यहाँ पर नॉर्मल फोर्स का, नॉर्मल फोर्स का जैसे कि हमारा एक ये ऑब्जेक्ट हो गया m1, ठीक है, और एक हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया m2, ठीक है, हो गया ना। और ये क्या है कि ये ज़मीन पे रखा गया है, ग्राउंड पे, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर तो m1g फोर्स लगेगा, ये भी नीचे में यहाँ पे m2g फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे n1 लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा n2 लगेगा, ठीक है, ठीक है ना। इस प्रकार से समझ में आ गया। ओके सर, तो इस प्रकार से फोर्स लगेगा। अब देखिए फ्रेंड, अब चलते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की तरफ चलते हैं लोग, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अभी हम इसके बारे में, ये फोर्स किस प्रकार से ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है वो हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ही लोग कल के लेक्चर में, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे लोग कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड, अब हम लोग स्प्रिंग फोर्स देखते हैं लोग। 3 नंबर में जो है स्प्रिंग फोर्स। फ्रेंड देखिए, स्प्रिंग फोर्स तो आप लोग जानते होंगे लोग कि स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये जो है ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, ठीक है। और जैसे कि मान लेते हैं लोग कि हमारा एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को लटकाया गया है m1 मास से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे mg फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स फ्रेंड लगेगा ना, जैसे कि यहाँ पे मास को लटकाइएगा लोग, तो ये स्प्रिंग फोर्स कुछ इस प्रकार से लगेगा, ठीक है, यहाँ पे mg। तो यहाँ पे जो फ्रेंड फोर्स लगेगा ना, इसे हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, जितना ये mg लगेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स बराबर mg हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को बस स्प्रिंग फोर्स का मतलब अभी इतना ही समझना है कि स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझना है। तो चलिए लोग, स्प्रिंग फोर्स समझ लिए लोग, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के साथ। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं लोग फ्रिक्शन फोर्स में। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फ्रेंड, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है ना, ये आप लोग क्लास 9th में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे लोग कि जब दो, ये जैसे कि हमारा ये एक ऑब्जेक्ट हो गया m1, ठीक है, और ये हो गया सरफेस, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, जैसे कि v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाते हैं, आगे की तरफ में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ में, ठीक है। मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ना यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि इतना बात ध्यान रखिएगा लोग कि दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि मान लीजिए लोग कि कहा जाता है कि कहीं भी हम लोग जब चलते हैं लोग, ठीक है, तो हम लोग का पैर एकदम से स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों स्लिप हो जाता है पैर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब हम लोग दौड़ते हैं लोग, रनिंग करते हैं लोग, या फिर जब हम लोग चलते हैं लोग, तो उस समय जो होता है फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो इसलिए हम लोगों को पैर जो है स्लिप करने से बचा लेता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स के मतलब अभी आप लोग इतना ही समझिएगा लोग कि दो फोर्स के बीच में ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब चलते हैं लोग टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स सुनकर आप लोग ये मत समझिए कि हम लोग को सर ये कहीं फोर्स के वजह से टेंशन तो नहीं होने लगेगा, ठीक है। तो इसका वो जो टेंशन आप लोग सोच रहे हैं वो टेंशन नहीं होता है। इस फोर्स का मतलब जो होता है
बहुत ही सिंपल सा फोर्स है जो कि देखिए हम यहाँ पे समझते हैं लोग, ठीक है। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स देखिए फ्रेंड्स, ये जो होता है ना ये स्ट्रिंग में लगता है, स्ट्रिंग, वो भी मासलेस। ये छोड़िए मासलेस, ठीक है, ये तो कॉल का बात है। ये रस्सी होता है ना फ्रेंड, रस्सी, रस्सी होता है ना फ्रेंड, रस्सी, स्ट्रिंग जिसे बोलते हैं लोग, उसमें ये टेंशन फोर्स लगता है। जैसे कि मान लेते हैं लोग कि हमारा ये रस्सी हो गया, ठीक है, और ये हमारा एम मास का ऑब्जेक्ट लटकाया गया है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना ये टेंशन फोर्स लगेगा। लेकिन फ्रेंड एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि टेंशन फोर्स जो होता है ना ये ऑब्जेक्ट के अवे लगता है। जैसे कि मान लेते हैं लोग कि हमारा ये एक धागे में हम लोग इसे लटकाते हैं लोग, तो ये नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यहाँ पे समझिए लोग, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, ठीक है, और जस्ट इस ऑब्जेक्ट के अवे मतलब कि जस्ट ये ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, ठीक है ना। ओके, जैसे कि मान लेते हैं लोग, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा लोग, ये भी कुछ फ्रिक्शन फोर्स के ही जैसा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए लोग कि एक धागा से इस ऑब्जेक्ट को लटकाया गया है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में धागा के अवे मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के अवे टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। और टेंशन फोर्स जो होता है ना फ्रेंड, ये इसे ऑब्जेक्ट को केवल आप लोग खींच सकते हैं, ठीक है, ये अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींच सकते हैं, ठीक है, अपने से दूर ऑब्जेक्ट को मतलब कि धक्का नहीं दे सकते हैं टेंशन फोर्स के, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये ऑब्जेक्ट के अवे लगता है, ठीक है। और मान लेते हैं लोग कि ये हमारा फोर्स है, ठीक है, और इसमें धागा बांध के हम लोग ऐसे खींचेंगे लोग तो अपने पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अवे लगेगा। ये ऑब्जेक्ट इधर है तो हम लोग खींचेंगे तो ये टेंशन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। अगर चाहिएगा लोग कि धागा बांध कर इस ऑब्जेक्ट को इधर से पुश कर दिया जाए इस डायरेक्शन में, तो वो पुश नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ये टेंशन फोर्स काम नहीं करता है, जस्ट उसके अवे काम करता है, ठीक है, यानी कि जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ठीक है, ओके। चलिए फ्रेंड, तो हो गया। तो देखिए फ्रेंड, ये जितना भी आज हम लोग सारे टॉपिक पढ़े लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे लोग कि ये जो फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, टेंशन फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सारे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे काम कैसे करता है, लगता कैसे है, ठीक है, और हम लोग फाइंड भी करना सीखेंगे लोग, ठीक है। और उसे FBD बोला जाता है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है, ठीक है। तो कल हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे लोग, और 2-4 ऑब्जेक्ट को हम लोग एक साथ रखेंगे लोग, और किस ऑब्जेक्ट पर किस प्रकार से ये फोर्स काम कर रहा है ये हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।